पहले स्टार्ट करते हैं जी 2016 की प्रेसी। मैं ये विंडो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करें। आई होप इट विल ओपन होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पर किधर गए? ये है विंडो। विंडो ऐड हो गई। ये लें जी, ये भी आपके साथ एक पेज शेयर हुआ है जी, देखें ज़रा गौर से। और ये हम कर रहे हैं जी, पूरा पेपर आपके सामने इस वक्त, पास्ट पेपर 2016। इसी इंशाल्लाह इसी तरह 1 बाय 1 हम बाकी भी तमाम पेपर करेंगे। जो ऑलरेडी किए हैं उसको भी हम दोबारा कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी। वो कहता है मेक अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं तब, ताकि हमारे लिए इजी हो। अच्छा, याद रखिएगा जब भी कोई पेपर ऐसा आपके सामने आए जिसमें मतलब ज़्यादातर लेंथी प्रेसी हो, और साथ अगर आप यह देखें तो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन या बाकी क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं, तो पेपर जो है वो रिवर्स सॉल्व करते हैं ज़्यादातर। कोशिश ये की जाती है कि आपकी प्रेसी का सवाल, क्योंकि 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का ही आपका सवाल होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने वर्ड में गिवन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना होता है, और इसी तरह बाकी ये 5-5, 7-7, 8-8 नंबर के छोटे छोटे सवाल है, ये भी करने होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास रिवर्स ऑर्डर में होती हैं। यानी आपने क्वेश्चन नंबर 7 पहले करना है, ये बाद में करना है, फिर 6 करना है ए बी, फिर बाकी का 5 करना है ए बी। इस तरह ये डिफरेंट किस्म के आपके इसमें आपने करने हैं। उसके बाद आपने कॉम्प्रीहेंशन करनी है। कॉम्प्रीहेंशन के बाद आप आ जाते हैं अपना प्रेसी के। तो इसको कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। ना रिवर्स ऑर्डर में क्यों करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि जब भी कभी हम शुरू में ही प्रेसी सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाएं या कॉम्प्रिहेंशन, तो बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो जब आप अपना जो छोटे छोटे सवाल हैं, ग्रामर से रिलेटेड हैं, पेयर ऑफ वर्ड से रिलेटेड हैं, या फिर हम नॉर्मली देखते हैं कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आ जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर की वोकेबलरी का क्वेश्चन तो वो आपसे वो पेपर सिनोनिम एंटोनिम वाला, बाज का टेक्नोलॉजीज वाला ले लेते हैं, पेपर में ले लेते हैं ना। तो बाकी का जो आपके पास 80 नंबर का रह जाता है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपने फिर रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है। यानी पहले प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना, बल्कि रिवर्स से इसको स्टार्ट करना है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट एक टिप है, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट से डिस्कस भी करता हूँ। अब आ जाते हैं जी, हमने चूंकि आज प्रेसी के ऊपर काम करना है और 2016 की प्रेसी के ऊपर काम करना है, तो 2016 की प्रेसी अगर गौर से देखें सॉरी, उसने ऑलमोस्ट 4-5 पैराग्राफ्स में बात की हुई है। मैं चूंकि स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, और ऑलरेडी सैकड़ों किस्म की वीडियोस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब पे भी डाली हैं, बाकी जगहों पर भी पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं एक चीज़ उनको बताता हूँ कि प्रेसी का पेपर जो है इट इज़ एन आर्ट। आर्ट का मतलब ये होता है कि इट नीड्स योर स्किल्स रादर देन कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। स्किल्स का लफ्जी मतलब ये है कि आपने प्रेसी का पेपर प्रैक्टिस करना होता है, पास्ट पेपर सॉल्व करने होते हैं, और आपने टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, यानी आपने कौन सा सवाल कितनी देर में किया। तो नॉर्मली अगर आप अपने सिर्फ इस 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 50 मिनट बचा लेते हैं, तो इसका मतलब है आप विन विन सिचुएशन में। उसकी वजह यह है कि 50 मिनट से घंटा सर आपके अगर, वॉइस में डिस्टॉर्शन है, अच्छा अच्छा, स्टक हो रही है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अब क्लियर आवाज़ आ रही है जी? आई होप कि अब क्लियर आवाज़ आ रही होगी जी। अब आ रही है क्लियर आवाज़? आर यू लिसनिंग में? हेलो?
क्या अब आवाज क्लियर आ रही है? आई होप कि आ रही होगी, बिकॉज यहाँ मेरे पास तो जो जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस वक्त उसमें वॉइस क्लियर है। ठीक है, चलें। बहरहाल अब हम वापस चलते हैं जी विंडो के पास। तो मैं ये बता रहा था कि आपका जितना भी ये क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको टाइम बचाकर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि पर्चे का नाम ही प्रेसियन कंपोजिशन है। कंपोजिशन में कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाती है, आपकी ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश ये भी आ जाती है, और उसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो बाकी ग्रामेटिक सॉल्यूशंस आपने करने होते हैं, डिफरेंट किस्म के सेंटेंस करेक्शन है आपका, फिर वर्ड्स है वो भी आपकी इसमें आ जाती हैं। और नॉर्मली अगर इंसान वो छोटे छोटे सवाल पहले कर ले या उनका क्वेश्चन नंबर दे दे, जो आते हैं वो करता जाए, बाकी बाद में आखिर के लिए रख दे, और फिर उसमें प्रेसियन कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद या ट्रांसलेशन करने के बाद कुछ दो चार सवालों को जो पहले आपके जहन में नहीं आ रहे थे उनको सॉल्व कर ले, क्योंकि पर्चे का नाम जब प्रेसियन कंपोजिशन है तो ज़्यादातर फोकस भी इस पे होता है। और जाहिर सी बात है, इट इज़ अ स्किल, इट इज़ एन आर्ट, तो इसमें आपकी एबिलिटी ये देखनी होती है कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका वन थर्ड करते हैं, प्रेसी बनाते हैं और एक सूटेबल टाइटल बनाते हैं, तो आपका जो एग्जामिनर है इंग्लिश का वो ये देखता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, कि आप किस तरह से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और टू द पॉइंट प्रिसाइज बट एक्यूरेट डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखते हैं जी यहाँ पर ये जो है आपका सामने जो 2016 का पेपर है, इसको सॉल्व करने के लिए तो कुछ रूल्स मैं पहले से बता देता हूँ जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि आपने अपने जो गिवन पैसेज है उसका स्टार्टिंग का पोर्शन पहले दो तीन सेंटेंसेस, अब चूंकि इसमें डिफरेंट पैराग्राफिक फॉर्मिंग में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो शुरू के जो दो तीन सेंटेंसेस हैं यही हम पढ़ लेंगे। अगर ये सिंपल एक ही पैराग्राफ में होता तो तब भी एक दो सेंटेंसेस ही हमने पढ़ने होते हैं, और उनको पढ़ने के बाद जितने भी आपके जहन में फॉर एग्जांपल आते हैं, टाइटल्स आते हैं, थॉट्स आती हैं, उनको आपने रफ ड्राफ्ट में लिख लेना। इसी तरह आपके पास सेकेंडली लास्ट पोर्शन में बाज का लास्ट पैराग्राफ भी आप उसको जिस तरह ये लिखा कह सकते हैं, या फिर बाज का आप आखिरी तीन चार सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं, बट इट इज नॉट 3 to 4 लाइंस बट सेंटेंसेस। अब हम स्टार्टिंग करते हैं जी यहाँ से, और ये देखिएगा जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो पहली है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो डिफ़र करना इसके अंदर, और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। तो इसको जब हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद फिर हम इसमें से टाइटल निकाल लेते हैं। वो कहता है ड्यूरिंग माई वेकेशंस लास्ट मई यानी पिछले साल मई के महीने में, आई हैड यानी कि मैं अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर, मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई कि मैंने एक टूर चूज करना था। फ्लाइट्स टू जापान, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट टू कॉमन। फ्लाइट्स उसके मुल्क से ऑस्ट्रेलिया, जापान या हांगकांग जा रही होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, मई के महीने में वो ट्रैवल करना चाह रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो एक ऐसे मुल्क में जाना चाह रहा है जहाँ पर गर्मी है, क्योंकि ये तमाम रीजन जिनका उसने जिक्र किया है, जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया, मई में यहाँ पर गर्मी होती है ज़्यादातर, तो इसका मतलब वो एक ठंडे इलाके का रहने वाला है। अब वो बात क्या कर रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। ड्यूरिंग माई वेकेशंस लास्ट में, आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर। फ्लाइट्स टू जापान, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट टू कॉमन, यानी ज्यादातर लोग जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, अब उसने अपने मुल्क का नहीं बताया, वहां से ज्यादातर लोग कहाँ की फ्लाइट्स ले रहे थे, हांगकांग की, ऑस्ट्रेलिया की या जापान की। What I wanted was somewhere exciting and exotic. मैं ये चाहता था कि किसी ऐसी जगह जाऊं जो बड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो, एंटरटेनिंग हो, एग्जॉटिक हो, जहाँ का माहौल या इन्वायरमेंट गर्म हो। ये भी शो करता है कि वो एक ठंडे इलाके का रहने वाला था। एंड अ प्लेस वेयर आई कुड बी स्पेयर्ड फ्रॉम द हॉलीडे टूर क्राउड्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो कहता था, मैं ये चाहता था कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ पर मुझे कुछ नया करने को मिले, और थोड़ी बहुत वहाँ माहौल और मौसम जो है वो गर्म हो, क्योंकि ठंडे इलाके का था, और वो कोई ऐसी जगह भी हो जहाँ पे मैं बच सकूं हॉलीडे टूर क्राउड से, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग हॉलीडे टूर के लिए मेरे मुल्क से बहुत सी जगहों पे जा रहे थे, यानी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, जापान जा रहे थे, हांगकांग जा रहे थे।
तो मैंने कहा नहीं, मैं मतलब मुझे पिछले साल भी बड़ा मुश्किल हुआ था ये टूर चूज करना, क्योंकि मैं चाहता था किसी गर्म एक्साइटिंग नई प्लेस हो और जहां पर मुझे ये हॉलीडे क्राउड ना मिले, यानी वहां पे सब ना जाते हो, मैं किसी नई जगह को डिस्कवर करना चाहता था। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ व्हेन जॉन कॉल्ड अप, जब जॉन ने मुझे कॉल की, सजेस्टिंग अ ट्रिप टू चेरोकी। उसने कहा चेरोकी चलते हैं, अ कंट्री इन द स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा। ये ओक्लाहोमा की रियासत है, वहाँ की एक छोटा सा कंट्री, कंट्री का मतलब जाहिर सी बात है रियासत सूबे को कहते हैं, तो स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा की एक छोटा सा सूबा था, उसका भी एक छोटा सा कंट्री यार्ड या छोटा सा गांव या छोटा सा शहर कह सकते हैं। आई एग्रीड एंड वेंट ऑफ विद द प्रिपरेशन इमीडिएटली। मैंने फौरन जॉन की बात मानी, मैंने कहा ठीक है चेरोकी चलते हैं, जो कि ओक्लाहोमा में वाक़या है। और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर न्यू प्लेस है, एग्जॉटिक भी होगी, एक्साइटिंग भी होगी, और ज़्यादातर मेरे शहर से जाने वाले हॉलीडे क्राउड के लोग उस डेस्टिनेशन को, उस जगह को उनको पता ही नहीं होगा, तो वहाँ मुझे ज़्यादातर हॉलीडे क्राउड यानी कि छुट्टियां मनाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, तो मैं अकेला सुकून से वहाँ रहा करूँगा। अब देखिए, हमने जब इतने पोर्शन को पढ़ा तो हमारे जहन में एक थॉट डेवलप हो गई कि ये जो है अपना कोई ट्रिप प्लान कर रहा है, ठीक है, और वो ट्रिप क्या है, वेकेशन है, और ये अपने उस वेकेशन के बारे में अपनी आप बीती लिख रहा है यहाँ पर, और इसको हमने टू कट शॉर्ट प्रिसाइज भी करना है, और प्रिसाइज इस तरीके से करना है कि मेजर आइडिया जिस रिदम में यानी ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस में उसने जो बात पहले की है वो हम पहले प्रिसाइज करके लिख ले, बात की बात बात में, और साथ साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम इसके अंदर से एक टाइटल भी एक्सट्रैक्ट करें। तो मेरे ख्याल से यहाँ से दो इम्पोर्टेंट टाइटल निकल सकते हैं, तो मेरे जहन में भी आया है तो हम अभी लिख लेते हैं जी। और कोशिश ये करें कि प्रेसी का कोई भी पेपर है वो लाइव ही सॉल्व होता है, वो मतलब आपकी थॉट ऐसी होनी चाहिए जो आपने लाइव सॉल्व करना है, जो आपके जहन में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो फर्स्ट आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक हेडिंग देते हैं सूटेबल टाइटल्स की, और सूटेबल टाइटल्स की इस हेडिंग के अंडर हम फिर सूटेबल टाइटल्स लिखते हैं जी। मैं ज़रा इसको थोड़ा साइड पे भी ले जाऊं, नहीं जी, सूटेबल टाइटल्स है, और ये हेडिंग नंबर हमारी 1 है, रफ ड्राफ्ट नंबर 1 की। तो देखते हैं जी सूटेबल टाइटल्स में क्या आता है। तो पहला टाइटल लिखते हैं, इसका ज़रा मैं फॉन्ट साइज कम कर लूँ ताकि ये 16 पे कर देते हैं, इसको बोल्डनेस पे कर दूं। तो मेरे जहन में तो आता है प्लानिंग a trip to some exotic and new place। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा उसने वहां बात की थी हॉलीडे वेकेशंस टू चेरोकी, मेरे ख्याल से चेरोकी की ही बात की थी। हम देख लेते हैं हॉलीडे वेकेशंस कहाँ जा रहा था जी, ये चेरोकी ही उस जगह का नाम था। तो यहाँ पे CHEROKE चेरोकी, ठीक है जी। तो चिरौकी उस जगह का नाम है जहाँ वो जाना चाह रहा था। तो ठीक है जी, चिरौकी हो गया हमारे पास। इस सारे का हम फुल भी ऐसे कर देते हैं, और ये क्यों यहाँ पे आ गया भाई, ये तो नहीं आना था। इसकी अरेंजमेंट हमने की थी पहले की तरह साइड पे, ले जी हॉलीडे ट्रिप टू चिरौकी, और ये साइज भी हमने रीसाइज ही करना चाहा था। चलो पहले आते हैं और कंट्रोल बी कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, हॉलीडे वेकेशंस, इसको हॉलीडे ट्रिप भी कह सकते हैं, TRIP।
अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा तीसरा टाइटल हमारा क्या बन सकता है? अगर गौर से देखें तो उसने कोई और ऐसी मिलती जुलती बात की जो इसमें फौरन हमें अट्रैक्ट करे। समवेयर एक्साइटिंग, एग्जॉटिक प्लेस, प्लेयर फ्रॉम हॉलिडे सो हैप्पी जॉइन सेशन ट्रिप टू चरोकी कंट्री साइड एग्रीड एंड सो। मेरे ख्याल से यही बातें उसने की। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि इधर लिख सकते हैं। एक और चीज़, एक और थॉट जेन में आई है, वो भी हम लिख सकते हैं। Planning a trip to some exotic and new place, holiday trip to Cherokee, या ऐसे भी लिख सकते हैं Cherokee the best destination for summer holidays। ठीक है जी, क्योंकि समर हॉलीडेज की उसने बात की है यहाँ पर। चलें जी, ये तो हमारा ये वाला एरिया हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका पोर्शन देखते हैं, क्योंकि हम साथ साथ पढ़ते भी जा रहे हैं और साथ साथ हम अपना रूल्स के तहत सूटेबल टाइटल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब पहले पोर्शन में से पढ़ने के बाद जो भी थॉट्स जेन में आती हैं, अच्छा इसमें अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं मुझसे, सर वो टाइटल छोटा हो, टाइटल बड़ा हो, सेंटेंसेस। भाई ये तो भी रफ वर्क, पहला ड्राफ्ट बना रहे हैं ताकि आप उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें काम की चीज़। और बहुत से टाइटल आप इसलिए भी निकालते हैं ताकि आपको पता चले मेन थीम क्या। और जब ये सारे के सारे टाइटल जो आप निकाल रहे होते हैं, इसका एक मैं अक्सर रूल्स बताया करता हूँ कि अगर ये सारे के सारे टाइटल एक ही रिदम में आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रेसी बिल्कुल ठीक समझ चुके हैं। और ये सारी की सारी इसमें मेन थीम और मेन आइडिया तो एक ही होता है। प्रेसी में तो असल तो बात एक ही होती है, बाकी वो उसके इर्द गिर्द जितना भी वो एक्सपेंड करता है उसको, और इररिलेवेंट रेलेवेंट बातें करता है, वो तो एक्स्ट्रा बातें करता है, जिसको एलुजन्स भी कहते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस भी कहते हैं। तो अब जो स्टेप टू है, जिसको हम अपना गुर नंबर टू या स्किल नंबर टू, या इसको आप कह सकते हैं आपका ये रूल नंबर टू, वो ये है कि अब आप रिमेनिंग जो आखिरी हिस्सा आपका रह जाता है ना, उसको भी हाईलाइट करें और पढ़ें। क्योंकि पैराग्राफिंग का एक रूल है अंग्रेजी के अंदर, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी जो पैराग्राफिंग लिखी जाती है, कि शुरू के पैराग्राफ में या शुरू के 2-3 सेंटेंसेस में टाइटल को डिस्कस किया जाता है, या जो टाइटल होता है उसके अकॉर्डिंगली बात की जाती है, और आखिरी जो पैराग्राफ के सेंटेंसेस होते हैं उसमें उसी टाइटल को कंक्लूड किया जाता है। तो इन दो में से हमें टाइटल मिल जाएगा, बीच में से उसने जो एक्सप्लेनेशन और इधर उधर की एग्जाम्पलें दी हैं उसको हम देख लेंगे। आवर फाइनल स्टॉप इन कॉला बाउंड्री was the museum where arts ranging from the simple hand woven oaks baskets to wood and stone सर carving आपकी of स्क्रीन शोर। bogles, ravens and other symbols of Cherokee cosmology are displayed। तो वो कहता है हम जो आखिरी डेस्टिनेशन या फाइनल स्टॉप पे पहुंचे, कोला बाउंड्री, अब एक ये नई जगह का नाम उसने ले लिया। मेरे ख्याल से कोला बाउंड्री जो था ना, वो चेरोकी शहर का कोई इलाका होगा, क्योंकि असल तो उसने स्टेट ऑफ ओक्लाहामा फाइनल की थी और ओक्लाहामा का शहर चेरोकी था। तो चेरोकी का ये कोई स्ट्रीट होगी मशहूर, कोई मोहल्ला होगा या कोई इंपॉर्टेंट मशहूर जगह होगी। तो वो कहता है हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन या स्टॉप था वो कोला बाउंड्री सर का आपकी म्यूजियम था, स्क्रीन ही शो हो जहाँ रही है पर हमारे साथ। आर्ट्स, हर टाइप का आर्ट, हैंडीक्राफ्ट मौजूद थे। जिस तरह वो रेंज करता था, सिंपल हाथ से बने हुए ओक बास्केट थी, डिफरेंट वुडन या स्टोन के ऊपर कार्व किया हुआ था, उस पर नक्शो निगार किए हुए थे, डिफरेंट किस्म के वहाँ पर शक्लें बनाई हुई थी, डिफरेंट किस्म के वहाँ पर पीस पड़े हुए थे, डिफरेंट जिस तरह डेकोरेशन पीस होते हैं, एंड अदर सिंबल्स ऑफ चेरोकी कॉस्मोलॉजी आर डिस्प्लेड। तो चेरोकी के अंदर क्योंकि सर लोग आपकी स्क्रीन ही शो कॉस्मोलॉजी हो यानी रही है मेरे साथ। फल्कियात से अट्रैक्ट होते होंगे, तो किसी ने चांद बनाया हुआ था, किसी ने मार्स बनाया हुआ था, किसी ने सूरज बनाया हुआ था, और डिफरेंट किस्म के स्टोन्स के ऊपर वो तस्वीरें और तशबीहात उसने दी हुई थी। बैक एट होम आई रियली मिस द प्लेस एंड वी आई वुड ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रिप टू अनदर एग्जॉटिक प्लेस। और फिर गर्म जगह की वो बात कर रहा है, एग्जॉटिक प्लेस उसने शुरू में भी कहा था, और इसका मतलब वो ठंडे इलाके का। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो फिर चेरोकी कोला बाउंड्री के म्यूजियम और उधर जो उनकी उस जगह की मशहूर चीज़ यानी उन लोगों की इंस्पिरेशन यानी
जो वो उस वक्त कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से इंस्पायर थे, तो उनको उन्होंने अपने हाथों से बनाकर तस्वीरों को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले किया हुआ था। वो कहता है बैक होम आई रियली मिस द प्लेस। जब मैं घर वापस आया, मुझे चिरोकी बड़ा मतलब स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा का शहर चिरोकी मैंने बहुत मिस किया, और इवन के वहाँ पे कोला बाउंड्री में जो म्यूजियम मैंने देखा था बड़ा मिस किया। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, मेमोरीज मेमोरीज ऑफ, इसको जरा साइज में कम कर दूं, कंट्रोल बी, चलें जी, मेमोरीज ऑफ चेरोकीज टूर, ये भी कर सकते हैं, मेमोरीज ऑफ चेरोकीज टूर, बस मेमोरीज ऑफ चेरोकी टूर, ये भी बड़ा खूबसूरत टाइटल बन सकता है, मेमोरीज ऑफ चेरोकी टूर, यानी चेरोकी जहां पर वो गया था, या सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मेमोरीज ऑफ हॉलीडे टूर एट चेरोकी, ये भी हो सकता है। तो ये देखे ना, हमारा 5 के करीब टाइटल आ गए, प्लानिंग ट्रिप टू सम एग्जॉटिक अ न्यू प्लेस, हॉलीडे ट्रिप, वेकेशन टू चेरोकी, प्लानिंग ट्रिप, और इस ट्रिप के आगे भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं वेकेशन, सर वेकेशंस टू। आपकी स्क्रीन अच्छा, नहीं ये शो जो हो मैं रही फॉरवर्ड मुझे। स्लैश लगा देता हूँ ना, ये रफ अमल के लिए होती हैं, यानी आप इन जब फाइनल टाइटल बनाए तो इनमें से एक आधा वर्ड पिक कर ले, क्योंकि उस वक्त इंसान रियल टाइम परफॉर्म कर रहा होता है, तो जहन में आइडियाज आ रहे होते हैं। और प्रेसी बेहतरीन करने का तरीका ये है कि आप बेस्ट आइडिया जो आपकी थॉट हो उसको अपना फाइनल टॉपिक बना लें, फाइनल जो ड्राफ्ट आप बनाएं। और एक और चीज कि वो जो भी आपकी इनमें से सर मुझे आपकी थॉट्स स्क्रीन आ नहीं रही शो हो होती रही। हैं, बाज का अपने ही टाइटल को पढ़ के आखिर में एक बड़ा ही प्रिसाइज और एक्यूरेट टाइटल बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे रिमेनिंग जो हमारा रूल था, रूल नंबर 3 जिसको हम कहते हैं गुर नंबर 3, कि अब आप बाकी का पोर्शन पढ़ें, और इसी बहाने आपके दो फायदे होने लगे हैं। पहला फायदा आपका ये हो गया कि आप पूरी की पूरी प्रेसी जो है वो बड़ा इजीली पढ़ लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका फायदा क्या हो जाता है कि जितना कुछ भी यहाँ पर आपके सामने लिखा होता है उसमें जो काम के कीवर्ड्स हैं आपने वो लेड पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइन कर लिए होते हैं। तो जब हम पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो सूटेबल टाइटल है, ये ड्राफ्ट 1 का पहली हेडिंग है। दूसरी हेडिंग अगर आप देखें तो ड्राफ्ट 1 की जो होती है दैट इज की सेंटेंसेस, तो आपने यहीं पर की सेंटेंसेस लिख देने होते हैं। और ये जो की सेंटेंसेस आपके होते हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये की सेंटेंसेस भी बेसिकली इन सेंटेंसेस को जिनको आपने ऑलरेडी अंडरलाइन किया होता है यहाँ पर, जब आप प्रेसिव बना रहे होते हैं यानी टाइटल बना रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जिन जिन चीज़ों को आपने अंडरलाइन किया होता है उसी को रिदम में रखते हुए सेंटेंस 1 को दोबारा पढ़ते हैं, और अपने वर्ड में यहाँ पे सेंटेंस 1 लिखते हैं और उसको रीफ्रेज कर देते हैं। जिस तरह पहला सेंटेंस है जी रीफ्रेज हो गया, दूसरा सेंटेंस है जी रीफ्रेज हो गया। तो इसका भी बड़ा लेटर ऑन लेटर स्टेजेस पे आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने वर्ड में लिखना शुरू करते हैं तो फिर इन्हीं सेंटेंसेस को आपने काट झांट कर लेनी होती है, किसी को मर्ज कर देना होता है दूसरे सेंटेंस के साथ, यानी रिदम, ताकि आपका अपनी प्रेसी जो आप 1/3 करें उसमें वही रहे और मेन आइडिया ओमिट ना हो। अक्सर लोग कहते हैं अभी ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये इररेलेवेंट है। छोड़ना कुछ नहीं है, तमाम चीजें अपने आपने ओरिजिनल फाइनल ड्राफ्ट में लिखनी है, लेकिन उसको प्रिसाइज करके। चलें जी, सर अब मुझे रिमेनिंग आपकी पढ़ने की स्क्रीन नहीं कोशिश शो करते हो हैं। रही। We took a flight to Cherokee and visited a town called Kola सर Boundary, surrounded by मैग्निफिसेंट माउंटेन सीनरी। अब देखें ना, ऊपर वो कह रहा था कि मेरे दोस्त जॉन ने कॉल की, मैं कुछ समथिंग अदर प्लान कर रहा था, मैं जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जो कि गर्म जगह हैं,
वहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे एक तो कॉमन था हॉलीडे क्राउड वहाँ पर होता था, और मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पर हॉलीडे क्राउड ना हो, मेरे जैसे बाकी लोग ना हो, कोई नई जगह हो, फिर मैं अकेला भी मार रहा हूँ और उसके मौसम को एंजॉय भी करूँ। तो मेरे दोस्त ने जॉन ने कहा कि ओक्लाहोमा स्टेट में चेरोकी एक शहर है, एक जगह है, वहाँ चलते हैं। तो वो कहता वी टूक अ फ्लाइट टू चेरोकी एंड विजिटेड अ टाउन कोला बाउंड्री। तो हम चेरोकी की फ्लाइट ली, और चेरोकी में जब हमने स्टे मतलब लैंड किया, तो हम वहां की एक लोकल टाउन में गए, लोकल गांव में वहां पे गए, जिसको कोला बाउंड्री कहते थे, सराउंडेड बाय मैग्निफिसेंट माउंटेन सीनरी। क्योंकि जो कोला बाउंड्री था वो एक पहाड़ी इलाका था, चारों तरफ खूबसूरत माउंटेन की सीनरी थी, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे थे। द टाउन पेंटेड अ पैराडाइज बिफोर अस। वो सर टाउन मुझे ऐसा था आपकी जैसे हमें स्क्रीन लग शो रहा हो था रही। हम एक जन्नत में आ गए हैं, चारों तरफ लहलहाते खूबसूरत प्यारे अच्छे पहाड़ विद इट्स। हेलो। आ, सर हाँ, मुझे ये एक आपकी वर्ड स्क्रीन अलग से है। शो हो रही। ओकना लॉटी इंडियन विलेज रिप्रोड्यूसिंग ट्राइबल क्राफ्ट्स एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ 18th century एंड आउटडोर हिस्टोरिकल पेजेंट unto these hills playing 6 times weekly in the summer nights। वो कहता वहां पर पता क्या था, वहां पर ये था कि एक हमारे सामने एक ऐसी तहजीब के लोग थे, एक ऐसी ट्राइबल लोग, विलेज इंडियन, इंडियन जो रेड इंडियन से रिलेटेड इंडियन वो कह रहा है, विलेज था, जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे थे ट्राइबल क्राफ्ट्स। वो ऐसी चीजें हाथ से बना रहे थे जो ट्राइबल लोगों की हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे 18वीं सदी के किसी गांव में आप आ गए हैं। और हिस्टोरिकली, और ये जो हिल्स थी, playing 6 times weekly in the summer nights, Kola Boundary tries to present a brief image of Cherokee Pass to the tours। असल में वो यहाँ पर ये बता रहा है कि कोला बाउंड्री में जब हम गए ना, तो कोला बाउंड्री वहाँ का लीस्ट डेवलप्ड एक एरिया था, और उस लीस्ट डेवलप्ड एरिया के लोग ऐसे लग रहा था जैसे 18वीं सदी के रहने वाले हैं। वो हाथ से चीजें बनाया करते थे, हैंडीक्राफ्ट थे, पुरानी सिविलाइजेशन थी, पुराना लाइफस्टाइल था उनका, और पुराने तरीके से रह रहे थे। और वो कहता था कि ऐसा लग रहा था कि ये जो हिल्स हैं, ये समर नाइट्स जो, जब गर्मियों की रातें आती हैं, तो वहां पर ये अपना एक रोल अदा कर रही हैं, वहाँ की पहाड़ियाँ। तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे नाइट में एक अच्छा इन्वायरमेंट होता था। और वो कहता है कि इस चेरोकी को देखने के बाद, कोला बाउंड्री को सॉरी देखने के बाद, जो चेरोकी है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी हमारे सामने आ गया, कि चेरोकी एक हिस्टोरिकल टाउन है, एक हिस्टोरिकल एरिया है, जिसका जो कोला बाउंड्री एक टाउन है। डिस्पाइट लैंग्वेज बैरियर, बजाय के इस चीज़ के, सिवाय इस चीज़ के कि हमें एक लैंग्वेज बैरियर था। ऑब्वियसली बात है, ये अंग्रेजी बोलने वाला शख्स होगा, यूरोप का रहने वाला होगा, वहाँ पर लोकल, जाहिर है जब वो 18वीं सदी के लोग कह रहे हैं, तो वो तो लोग पुरानी दौर की अपनी ही अहले ज़बान की जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो बोलते होंगे। तो थोड़ा सा वो कहता है टेक्निकली हमें एक बैरियर था कि हमारी बात शायद उन्हें समझ ना आए या उनकी बात हमें समझ ना आए। वी मैनेज टू find our way to the souvenir shops with the help of a native। तो हम फिर भी उस मुश्किल के बावजूद भी कि हमें उसकी लोकल ज़बान समझ नहीं आती थी, और लोगों को हमारी ज़बान समझ नहीं आती थी, हमने मैनेज किया, कोशिश की, और हम एक सोवेनियर शॉप तक पहुंच गए। वहाँ का एक लोकल नेटिव था, उसकी मदद से पूछ पाछ के या इशारों में कैसे भी, सोवेनियर शॉप हमें नॉर्मली पता होता है, अक्सर हमारे यहाँ भी जब किसी गेस्ट स्पीकर को बुलाया जाए, या किसी पर्सनालिटी को बुलाया जाए, चीफ गेस्ट को बुलाया जाए, या किसी को कोई गिफ्ट प्रेजेंट करना हो, तो यादगार में आप उनको कोई शील्ड, कोई ऐसी चीज सवेनियर टॉप टाइप की देते हैं। तो वो कहता है वहां पे एक ऐसी दुकान थी, टिपीज, कॉर्न शेप टेंट्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन वर ऑल्सो पिच्ड नियर द शॉप। वो कहता है वो शॉप बड़ी मजेदार थी, सोवेनियर शॉप तो थी, वहां पर धात की बनी हुई चीजें भी थी, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट किस्म के वहां पर हमें और भी चीजें नजर आई, जिसमें टेंट्स लगे हुए थे, कॉर्न शेप थे, एनिमल स्किल से बने हुए थे, और वो शॉप के करीब थे। वेलकम, एक आवाज आई, वेलकम, वांट टू गेट एनीथिंग, अंग्रेजी में किसी बंदे ने कहा, खुशामदीद, आप कुछ लेना चाहते हैं। वी लुक्ड अप एंड सॉ अ मिडिल एज्ड मैन स्माइलिंग एट अस। हमने देखा, और हम देख के हैरान हो गए कि एक दरमियानी उम्र का शख्स हमारी तरफ देखकर हंस रहा है।
वी वर वेरी सरप्राइज्ड बाय हिज फ्लुएंट इंग्लिश। हम बड़ा हैरान हुए कि अच्छा इतनी अच्छी इंग्लिश इसको आती है, क्योंकि ये किसी यूरोपियन कंट्री के रहने वाले थे। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज जॉर्ज। उसने कहा मेरा नाम जॉर्ज है। अब ये शख्स जॉर्ज कौन है? ये कोला बाउंड्री में रहता है, और कोला बाउंड्री चेरोकी का एक टाउन है, और चेरोकी ओक्लाहोमा स्टेट में है। अच्छा, वहां पर जब ये जॉर्ज ने कहा कि मैं जॉर्ज हूँ, एंड वी एंडेड अप चैटिंग टिल लंच, और हमने इतनी गपबाजी की फिर जॉर्ज के साथ कि लंच का टाइम आ गया। व्हेन ही इनवाइटेड अस फॉर लंच एट अ नियर बाय कॉफी शॉप, उसने कहा चलो फिर आओ, नियर बाय कॉफी शॉप है वहां लंच करते हैं। अब ये देखें, पहले पैराग्राफ से लेके तीसरे पैराग्राफ तक सारी की सारी बात क्लियर हो गई कि ये जो राइटर है ये बेसिकली पिछले साल की अपनी आप बीती लिख रहा है, और उसमें बताता है कि हम बेसिकली मैं जाना चाहता था किसी नई जगह पर, और वो नई जगह कौन सी थी? दैट वाज समथिंग एग्जॉटिक भी होनी चाहिए और इंटरटेनिंग भी होनी चाहिए। और चूंकि ज़्यादातर लोग हमारे मुल्क से जापान या हांगकांग या ऑस्ट्रेलिया जाते थे, तो मैंने कहा नहीं, उन मुल्कों में नहीं जाना। और वो जो गर्म, बेशक गर्म इलाके हैं, गर्म डेस्टिनेशन है, हम ठंडे रहने वाले इलाके में, बर्फ के इलाके में, ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी इंटरटेनिंग होगी, वहाँ धूप होगी, सूरज होगा। लेकिन नहीं, कुछ ही नई जगह पे जाना है। तो ये सोच रहा था, तो जॉन की कॉल आ गई। जॉन ने कहा चलो यार, हम चिरौकी जाते हैं, ओक्लाहोमा स्टेट में वाक़या है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम गए, हम चिरौकी में जब पहुंचे तो चिरौकी के एक टाउन कोला बाउंड्री में गए, जहाँ लहलहाती जो वादियाँ थीं, और उन वादियों में ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ थे, और बड़ा ही 18वीं सदी का पुराना एक कल्चर हमें नज़र आया। और पुराने लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट बेचते थे, और बड़ी पुरानी हिस्टोरिकल टाइप की उनकी लाइफस्टाइल थी, और बड़ी खूबसूरत समर नाइट्स थी वहाँ पर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो कोला बाउंड्री है, ये एक ब्रीफ सा इमेज बता रहा है हमें कि ये चिरौकी कितना ही तारीखी और कितना ही कदीम शहर है, जो कि ओक्लाहोमा स्टेट में वाक़ है। कहता हमें कुछ हद तक तो लैंग्वेज बैरियर फील हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और हमें उनकी ज़बान समझ नहीं आती थी। बट फिर भी हम पूछ पछा के जब पहुँच गए एक सुवेनियर शॉप के पास, जहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन की कि उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें भी वहाँ के एनिमल मेड स्किन के टेंट्स और बहुत सी और चीज़ें भी पड़ी थी। तो वहाँ हमें किसी बंदे ने वेलकम ग्रीट किया, अंग्रेज़ी में कहा। हम बड़े हैरान हुए। उस बंदे ने कहा मेरा नाम जॉर्ज है। हमने उससे काफ़ी गपशप की। फिर बाद में उसने हमें लंच के टाइम ऑफर की कि आए यहाँ पर कहीं पर लंच करते हैं। समटाइम्स आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू सनसेट ड्यूरिंग द टूर सीजन। एनीवे, दिस इज स्टिल बेटर ऑफ देन बीइंग अ वुड कटर। तो उस बंदे ने अब अगली बात इनसे कॉफी शॉप पे जाके की, क्योंकि कॉफी शॉप पे इनको ले गया। उसने कहा बात का मुझे सुबह से लेके सूरज गुरूब होने तक यानी मगरिब तक काम करना पड़ता है, जब यहाँ पर टूरिस्ट का सीजन होता है, यानी गर्मियाँ आती हैं तो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। एनीवे, वो कहता है कि ये उससे बेहतर है कि मैं सारा दिन लकड़ियाँ काटता रहूं। रिमेम्बरेंस weighed heavy on George's mind, and he went on to tell us that he used to cut firewoods for living but could hardly make ends meet. अब उसने उस चीज को याद किया और उसने कहा बेसिकली तो मैं एक वुड कटर हूँ, और फायरवुड यानी जलने वाली लकड़ियां काटता हूँ जंगलों से, और उसको बेचता हूँ, और हार्डली मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मेक एंड्स मीट यानी एंड्स, ये अपनी ज़रूरियात जो मुझे फाइनली चाहिए होती हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता हूँ। We learned from him that Cherokees do not depend solely on trade for survival. तो हमें एक और चीज़ पता चली कि कोला बाउंड्री के इस देहात में रहने वाले इस शख्स के अंदर ये एबिलिटी है कि यहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का काम नहीं करते, एक किस्म की तिजारत नहीं करते ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। वो पार्ट टाइम जॉबें भी करते हैं। ड्यूरिंग द टूर ऑफ पीक पीरियड, जब टूर का पीक पीरियड आया, द ट्राइब वुड हैव टू ट्राई आउट अदर मीन्स फॉर इनकम। तो यहाँ का जो चेरोकी या कोला बाउंड्री के लोग हैं, जब पीक पीरियड आता है तो ये डिफरेंट किस्म के काम करते हैं, टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं, अपनी हैंडीक्राफ्ट जो इन्होंने सारा साल या 6-8 महीने बनाई होती हैं उनको लाकर बाज़ारों में बेचते हैं और काम करते हैं। वन ऑफ द सक्सेसफुल वेज, और उनमें से एक बड़ा कामयाब रास्ता ये था, इज़ द बिंगो वीकेंड। वहाँ पर एक बिंगो वीकेंड होता था। वीकेंड हफ्ता इतवार का दिन बिंगो के नाम से मनाया जाता था। ऑन द फ्राइडे आफ्टरनून, हाँ, जुमे की दोपहर के बाद, द बिंगो वीकेंड्स
a large bingo hall was opened. वो कहता था वीकेंड जुम्मे की दोपहर के बाद शुरू हो जाता था, एक बड़ा सा बिंगो हॉल खोला जाता था, अट्रैक्टिंग ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल। क्या ज्यादातर जितने भी वहाँ, चूंकि टूरिस्ट वैसे भी कम होते थे इसीलिए इसने वो जगह पसंद की थी, लेकिन चलो जितने भी होते थे वो इकट्ठे हो जाते थे टू द वेरियस काइंड्स ऑफ गेम्स लाइक द सुपर जैकपॉट एंड the warrior same special. According to George, these forms of entertainment fetch them great returns. तो वो कहता है असल में वो जब बिंगो वीकेंड होता था तो लोग हमारे पास यहाँ पर आ जाया करते थे, और जो फ्राइडे आफ्टरनून के बाद हम फिर वो हॉल खोल देते थे, और फिर वो फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, वो 3 दिन चलता था, एक फेस्टिवल होता था जहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती थी, जैकपॉट टाइप की गेम्स होती थी, और डिफरेंट किस्म के वॉरियर गेम्स होती थी, कुछ और स्पेशल चीज़ें होती थी, जिससे जॉर्ज कहता है कि यहाँ के लोग एंटरटेनमेंट भी करते थे, और इन एंटरटेनमेंट के जरायों से वो फेच देम ग्रेट रिटर्न्स, उनको मिल जाते थे, अच्छे पैसे मिल जाते थे। यानी टूरिस्ट जो आए होते थे वो एंजॉय करते थे उनका कल्चर, उनकी बनाई हुई चीज़ें, एंटरटेनमेंट, डांस पार्टी, जो कुछ भी वहाँ पे वो कहता होता था वो बिंगो वीकेंड के नाम से होता था, और बिंगो करते थे वहाँ पे। तो यहाँ पर उसने बात ख़त्म कर दी, और उसके बाद ओबियस बात है, ये एरिया हमने पढ़ लिया। तो ये जो बीच का पोर्शन हमने पढ़ा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अब उसने मेमोरीज ऑफ चेरोकी लिखा है, ठीक हो गया। तो वो देखें हमने ऑलमोस्ट वो बात की हुई थी चेरोकीज टूर, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख देते हैं मेमोरेबल टाइम ऑफ वेकेशनल टूर टू चेरोकी, ये भी कह सकते हैं। और रेमिनाइंसेस, इसके जरा रेमिनेंसेस ऑफ चेरोकी एंड इट्स कल्चर, ये भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, एक और भी चीज कर सकते हैं, ऑफ समर टूर टू एग्जॉटिक प्लेस, तो चूंकि हो गई है तो चेरोकी कर सकते हैं। अब ये देखें कितनी थॉट्स हमारे पास आ गई। अब अगर गौर से देखें तो प्लानिंग अ ट्रिप वेकेशन टू सम एग्जॉटिक एंड न्यू प्लेस, ये सर उसने ये खुद लास्ट कहा। में रिपीट कर हॉलीडे दें। ट्रिप वेकेशन टू चेरोकी, चेरोकी द बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ समर हॉलीडेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइटल हमारा बन सकता है, इसको टाइटल किसी और के साथ मर्ज कर सकते हैं। मेमोरीज ऑफ चेरोकीज टूर, मेमोरीज ऑफ हॉलीडे टूर एट चेरोकी, मेमोरेबल टाइम ऑफ वेकेशनल टूर टू चेरोकी, रेमिनेंसेस ऑफ चेरोकी एंड इट्स कल्चर, रेमिनेंसेस ऑफ समर टूर टू चेरोकी। तो कितनी खूबसूरत बातें, और कितना आसान, 2016 के बच्चों के लिए कितनी आसान प्रेसी थी। अब अगला टास्क हमारा क्या होता है, जब हम पहला ड्राफ्ट कर लेते हैं, और अभी सी बात है मैं चूंकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्लोली एंड मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आप जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप ये 5, 7, 8 या 10, 15 मिनट में पहला ड्राफ्ट बना लेते हैं। इवन की सेंटेंसेस भी आप लिख लेते हैं। अब जिस तरह अगर देखें पहला की सेंटेंस क्या हो सकता है हमारा, तो वही हो सकता है जो उसने पहले सेंटेंस या पहले 1-2 सेंटेंस में बातें की हैं। मसलन ड्यूरिंग माय वेकेशन लास्ट में आई हैड अ हार्ड टाइम to choose a tour, flight to Japan, Hong Kong and Australia are just too common. What I wanted was some exciting and exotic place where I could be spared from the holiday tour crowd. तो इसका बड़ा आसान सा आप लिख सकते हैं, the writer explains his uh, 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 he explains the issues he जिसको आप कहते हैं faced during planning uh, uh, summer vacation to some exotic place, because usually, yeah, because uh, the flights to Australia, Hong Kong, and uh, Japan were too common, and he didn't want to visit such place due to much, या जिसको आप कह सकते हैं कि
rush of holiday crowds and something like that जब इसको आप rephrase करेंगे. So he received a call from his friend who suggested him a visit to Cherokee, a country in the state of Oklahoma, and he decided to start preparation immediately. अब इतने बड़े पैराग्राफ को भी बाज का आप एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं या मैक्सिमम 2 सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आप अपने दोनों की सेंटेंसेस में इसी चीज को बड़ा इजीली लिख सकते हैं. ठीक हो गया. और जब आप ये बड़ा इजीली इसको यहाँ 2 सेंटेंसेस में लिख देंगे तो क्या होगा कि आपने अपने अल्फाज में जो उसने बात की वो लिखा. और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप मोर देन 3 to 4 टाइम्स इस चीज को पढ़ चुके हैं. एक दफा भी नहीं, 3 से 4 दफा पढ़ चुके हैं. ठीक है. द राइटर, मैं बल्कि लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए. द राइटर explains his uncertainties to. वैसे अनसर्टेनिटी का एक अच्छा सा हमें सिनोनिम भी मिल सकता है. डाउट्स, वरीज, रिजर्वेशंस. द राइटर एक्सप्लेन्स हिज रिजर्वेशन टू प्लान अ holiday trip to some exotic and entertaining place and finally decided Cherokee the country in the state of ओक्लाहामा. ठीक हो गया. ओक्लाहामा में वो जा रहा था with the suggestion of his place friend. ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, इधर ही आपका हो गया. एक और से देखें. The writer explains his reservations to plan a holiday trip to some exotic and entertaining place and finally decided to visit Cherokee, the country in the state of Oklahoma. बस आपकी इतनी बात थी. अब इसके वर्ड काउंट हम करना चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29. तो हम देख लें तो ऑलमोस्ट हमने 29 वर्ड्स में लिखा है. टोटल वर्ड्स भी काउंट कर लेते हैं कि क्या हमने कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है, या जो लिमिट है उससे भी, क्योंकि 1/3 अभी ये तो आप रफ ड्राफ्ट ही बना रहे हैं ना. तो आपके की सेंटेंसेस हैं, इनको और छोटा बड़ा आप कर सकते हैं. तो उसके वर्ड्स अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 3 4 5 6 7 8 9 40 41 42 3 4 5 6 7 8 9 10 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 1 2 3 4 5 6 7. तो 67 वर्ड्स हैं देखे जिसमें उसने बात की, और हमने वो 29 वर्ड्स में की, यानी उसने 67 वर्ड्स में की. अब ये भी आपने लिख लेना है ताकि आपके लास्ट ड्राफ्ट जब आप बनाएं तो आपके लिए आसानी पैदा हो कि उसने बात कितने वर्ड्स में की. मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ. ये 67 में, और आपने कितने में की, 29 में. और गौर से देखे तो बात आपने वही की. द राइटर एक्सप्लेन्स, ये तो लिखना ही होता है, ऑब्वियस सी बात है. मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, राइटर की कर रहा हूँ. प्रेस ही चूंकि मेरे सामने ड्राफ्ट पड़ा है तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करनी है. बाकी उसकी बातें आप जाहिर है पास्ट परफेक्ट में ही करेंगे या पास्ट टेंस में करेंगे ज़्यादातर. द राइटर एक्सप्लेन्स, द राइटर कहता है, हिज रिजर्वेशंस टू प्लान अ हॉलीडे ट्रिप. वो अपनी
पीस ऑफ राइटिंग में अपनी रिजर्वेशंस के ऊपर बात कर रहा है, एक्सप्लेन्स भी कर सकते हैं, नरेट्स भी कर सकते हैं। वैसे इसको नरेट्स भी बड़ा अच्छा होगा। क्लैरिफाइज, एलुसिडेट्स, देखें कितना खूबसूरत वर्ड है। राइटर एलुसिडेट्स his reservations to plan a holiday trip to some exotic and entertaining place and finally decided to visit Cherokee, the country in the state of Oklahoma। लिखने की ज़रूरत ही नहीं अपने दोस्त के कहने पे या फ़ोन आने पे, क्योंकि इररिलेवेंट बातें हैं ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर गौर से देखें तो ये बाकी का भी सारा आप इसको पढ़ते जाएं और इसके की सेंटेंसेस निकालते जाएं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपका पहला ड्राफ्ट ही जस्टिफाई करेगा आपके फाइनल ड्राफ्ट को। ये की सेंटेंसेस आपने सारे बना दिए, कितने वर्ड्स में से आपने कितने वर्ड्स में लिखा, बस उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए, ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रिदम एक जैसा ही होना चाहिए, और उसके बाद आप लिखते चले जाएं। ले जी, आपके ये की सेंटेंसेस बन के, फिर इसी की सेंटेंसेस को आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिख देना है। अगर आपके वर्ड थोड़े 1/3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो 2-3 सेंटेंसेस या 1-2 सेंटेंस को जहाँ मिलती जुलती बात है, जहाँ उसने रिपीटेडली या लंबी एग्जांपल्स दी हैं, तो उनको प्रिसाइजली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के साथ या 2-3 मेन आइडिया उसमें से पिक करके अपने अल्फाज में लिख देना, तो आपकी बात 1/3 हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसका एक बेसिक आप इसको कह सकते हैं रूल है।